तो इस सूरत में 2019 में पहली दफ़ा जब बॉर्डर खुला तो हम कोई 16 लोग थे। फर्स्ट टाइम जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया ना पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, फिर वहीं पे विश हुई कि अगर ये बॉर्डर क्रॉस हो गया ना तो इंशाल्लाह हम उम्रा भी करेंगे। टोटल 104 दिन का मेरा सफ़र था और इसके अंदर 5 ममालिक शामिल थे। ये टोटल एक्सपेंडिचर ना लगता है, और क्या आज के दौर में कोई मिडिल क्लास से अगर कोई ताल्लुक रखे, क्या वो इस तरह से एडवेंचर कर सकता है या नहीं? कॉर्नर दी प्रसाद, इसको आप सादा अल्फाज में यूँ कह लें कि ये बाइक का वीज़ा है। पहले इसकी जो है ना वैलिडिटी 1 साल की थी, फिर हमारी दफ़ा 6 माह की होगी दूसरी, अब फिर उन्होंने 1 साल की कर दी है। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है खाना काबा या मदीना मुनव्वरा वहाँ पे जाएं। कि इंडिया से भी एक भाई हमारे पैदल उन्होंने सफर किया, फिर पाकिस्तान से एक भाई थे उन्होंने सफर किया। आप मुझे ये बताइएगा, बाइक पे अगर हम जाना चाह रहे हैं उम्रा करने के लिए, राइट, तो उसका टोटल रास्ते हो सकते हैं या किस किस वे से हम जा सकते हैं? फेरी का जो खर्चा है वो $500 से $600 तक है। ये 250 किलोमीटर का सफर है जो कि 8 घंटे में तय होता है। नजरान यमन बॉर्डर से लेके पूरा सऊदी अरब की पट्टी आप समझ लें कि सामने डिजबूटी भी है, इथोपिया भी है, साउथ सूडान है, नॉर्थ सूडान है, मिस्र भी है, फिर इजराइल और हगल तक, ये उर्दन तक, ठीक है। उर्दन से फिर इराक बॉर्डर सारा, कुवैत वाली साइड, बहरीन, इसके अलावा कतर वाली साइड, ओमान वाला सारा, दुबई वाला एरिया, पूरे ईरान में आपको मिल जाएगी। वो है पेइंग गेस्ट। आप किसी के पास भी चले जाएं, आप कोल सर्फिंग यूज करें, आप जो है ना वो iOverland यूज करें, ये एप्स हैं ये आप यूज करें, अपने ट्रिप को इनके अंदर डालें। जो बाइक जिसमें आप कंफर्ट महसूस करते हैं, वो 70 हो, 1 to 5 हो, कोई इशू नहीं है, बाइक सारी जा सकती हैं। बाइक नहीं जाती, राइडर लेके जाता है। मेहमान नवाजी के लिहाज से सऊदियों का कोई जवाब नहीं है। उनकी मेहमान नवाजी जो है ना वो हम आज भी मिस करते हैं। पाकिस्तान में होता है ये ड्रोन आप उड़ाने लगते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप पहले इस डिपार्टमेंट से परमिशन लें, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से। पाकिस्तानी कम्युनिटी इस लिहाज से थोड़ी सी जाहल है। जो ऊपर बैठे हुए लोग, उनको नहीं अंदाजा कि ये कोई फिल्म आएगा तो इसकी प्रमोशन होगी ना। बाहर की दुनिया में ये वन विंडो ऑपरेशन है। सऊदी अरब के अंदर मैंने देखा है कि 3 जगह पे आपको परमिशन की इजाजत लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। उसमें एक न्योम है, दूसरा मक्का और मदीना, वो एहतरामन है। जी जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि सबसे बेहतरीन नशा जो है ना वो ट्रैवलिंग है। ट्रैवल इज नॉट रिवार्ड फॉर वर्किंग, इट्स एजुकेशन फॉर लिविंग। काशिफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक PhD स्कॉलर हैं, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और एक गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं। को इतना माशाल्लाह खाने का शौक है और एक्सपीरियंस है कि इनके अपने प्रॉपर 2 रेस्टोरेंट्स हैं। जो गोश्त आपको ऑल ओवर पाकिस्तान नहीं ना मिलेगा, इंशाल्लाह काशिफ साहब के पास आपको लाजमी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अहमद बदर और आज के जो हमारे होस्ट हैं वो हैं जी काशिफ साहब। काशिफ साहब का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। और पहले होता ये था कि नॉर्मली लोग जो ट्रैवल करते थे वो पैदल सफ़र करते थे, वाया शिप जाते थे, और भी मोड्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट थे वो उस टाइम अवेलेबल थे। लेकिन स्पेशली काशिफ साहब ने बाइक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो विज़िट की हैं। इनसे हम बहुत से क्वेश्चन पूछेंगे कि इनका टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया, क्या इनको कोई अच्छी चीज़ें देखने को मिली, या इनका एक्सपीरियंस बुरा रहा, कैसा रहा, कितने पैसे चाहिए होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इनके पास क्या था, फ्यूल एवरेज क्या थी। बहुत से क्वेश्चन आज हम इस व्लॉग में कवर करेंगे। तो राइट अवे चलते हैं काशिफ साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अहमद बदर, बहुत शुक्रिया आपका मुझे दावत देने का। जी काशिफ साहब ये बताइएगा कि आपका जो ये सफ़र है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे आपके माइंड में आया कि आपको जो ये जर्नी है वो कंटिन्यू करनी चाहिए? ये सफ़र जो है ना हर बंदे का ख्वाब होता है, तो हम तो यही समझते थे कि ये ख्वाब है। तो जब 2015 में मैंने बाइकिंग पे स्टार्ट ये सफ़र शुरू किया तो तब से था कि ना किसी तरीके से हम उम्रा करने जाएं। लेकिन तब तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि बंद थे और 9/11 के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी पाकिस्तान के ऊपर। तो इस सूरत में 2019 में पहली दफ़ा जब बॉर्डर खुला तो हम कोई 16 लोग थे। एक क्लब है क्रॉस रोड क्लब इंटरनेशनल, उसके बिहाफ पे उनमें मैं भी शामिल था। तो फर्स्ट टाइम जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया ना पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, तो फिर वहीं पे विश हुई कि अगर ये बॉर्डर क्रॉस हो गया ना तो इंशाल्लाह हम उम्रा भी करेंगे। तो तब से ये प्लानिंग चल रही थी 2019 से। उसके बाद फिर कोविड आ गया, तो प्लानिंग चल रही थी, लेकिन कोविड के बाद फिर ये इसको हमने डन किया। काशिफ साहब मुझे ये बताइएगा कि आपका जो सफ़र रहा ये कितने दिन का रहा और इसमें कितने जो ममालिक हैं वो शामिल थे? जी ये टोटल 104 दिन का मेरा सफ़र था और इसके अंदर 5 ममालिक शामिल थे। आप नाम बता सकते हैं कि कौन कौन से ममालिक शामिल थे? जी बिल्कुल, इसमें यूनाइटेड अरब अमारात है, सऊदी अरब है, और इसके अलावा ओमान है, ईरान है, पाकिस्तान से होके गुजरे हैं। और इसके अलावा जिन ममालिक के बॉर्डर्स को मैंने टच किया है उसमें यमन है, ठीक है। यमन के अलावा
उर्दन का हगल बॉर्डर है, उर्दन का फिर बेर हमास बॉर्डर है, अल-जीसा से फिर इराक का बॉर्डर है, फिर इसके बाद कुवैत को, फिर बहरीन को, कतर को करते हुए हम जो है ना वो ओमान के रास्ते वापस आए। काशिफ साहब, एक बेसिक क्वेश्चन जो आम मिडिल क्लास एक जो यंगस्टर है उसकी तरफ से होता ही है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना लगता है और क्या आज के दौर में कोई मिडिल क्लास से अगर कोई ताल्लुक रखता है लड़का, तो क्या वो इस तरह से ये एडवेंचर कर सकता है या नहीं? जी बिल्कुल कर सकता है। मिडिल क्लास क्या, माड़ा बंदा भी कर सकता है। थोड़ी सी सेविंग करे अपनी। अगर किसी ने ये प्लानिंग करनी है तो वो आज से ही अपनी जो सेविंग है वो रियाल में या दिरहम में या डॉलर में इसको रखना शुरू कर दे। और इसके लिए कोई बाइक भी जो है ना इतनी बड़ी रखने की जरूरत नहीं, आप अपनी 70 पे भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ इशू ये आते हैं कि वक्त के साथ साथ जो है वो अदारा जो है जो कि कार इशू करता है उसकी पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। उसमें यह है कि पहले था कि आप 70 पे 125 पे भी आप ट्रैवल कर सकते थे, लेकिन अभी उन्होंने सुनने में आ रहा है कि उन्होंने मिनिमम 200 सीसी जो है ना वो बाइक रख दी है और मैक्सिमम की कोई हद नहीं है। और इसमें कुछ इन्होंने जो है ना वो कारनेट की फ़ीस भी जो है ना बढ़ा दी है। जो कारनेट की फ़ीस है 2019 में हम गए थे तो तब थी 25,000 रुपये, इस दफ़ा हम दे के गए थे 48,000 और अभी इन्होंने कर दी 85,000 जो कि नॉन रिफंडेबल है। और तकरीबन बाइक की जो इन्होंने जो सिक्योरिटी कर दी है जो कि रिफंडेबल है, सिक्योरिटी उसे बोलते हैं, वो 5 लाख कर दी है, पहले थी 1.5 लाख से 2 लाख। ये जो कार्ड होता है इसके कोई स्पेसिफिक पेजेस भी होते हैं और उसका क्या प्रोसीजर होता है जब आप कोई भी बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो क्या वो पेज पे कोई स्टैंप लगाते हैं या उसका क्या एक क्राइटेरिया है? जी बिल्कुल, कारनेट दी पसाज इसको आप सादा अल्फाज में यूँ कह लें कि ये बाइक का वीज़ा है। सबसे पहले आप किसी भी कंट्री का वीज़ा लेंगे, उस वीज़े के ऊपर फिर आप जो यहाँ पे एक प्राइवेट फर्म है इलामा इकबाल टाउन के अंदर, वहाँ पे उनके सीईओ को जाके मिलेंगे, उनको कहेंगे जी मैं ट्रैवल करना चाह रहा हूँ अपने बाई रोड, ये मेरे पास वीज़ा है। तो वीज़े के बगैर तो नहीं आप जा सकते, वीज़ा है तो मैं जाना चाह रहा हूँ, ये मेरी बाइक है, ये मेरे पेपर हैं। तो वो आपको फिर जो है ना वो कारनेट दी पसाज एक मखसूस रकम लेके, आजकल 80-85 हज़ार रुपये होगी, इसके अंदर इंटरनेशनल आपके पेपर वर्क भी हैं, इसके अंदर लाइसेंस भी है आपका, इसके अंदर वो कारनेट दी, इसके ना 20 पेजेस होते हैं कारनेट दी पसाज के। तो उसके अंदर 20 पेजेस का मतलब है कि आप 20 ममालिक में आसानी से फिर सकते हैं एक कारनेट के ऊपर। पहले इसकी जो है ना वैलिडिटी 1 साल की थी, फिर हमारी दफ़ा 6 माह की होगी दूसरी, अब फिर उन्होंने 1 साल की कर दी है, यानी कि 1 साल तक आप उसको कारामद कर सकते हैं, आके जा भी सकते हैं, फिर आके जा सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर। तो इसकी वैलिडिटी 1 साल की हो गई है। और दूसरे नंबर पे ये है कि इसके 20 पेजेस 20 ममालिक में आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अगर किसी मुल्क में आपका कारनेट ख़त्म हो जाता है, पेज ख़त्म हो जाए तो फिर क्या हो? तो उसका भी हल है कि आप वहाँ की जो लोकल फर्म है वहाँ से अपना कारनेट को रिन्यू करवा सकते हैं। उसके क्यों 150 से 200 डॉलर जो है ना उसके चार्जेस, अगर आप पाकिस्तान में कराएंगे तो उसके 50 डॉलर चार्जेस हैं। अच्छा काशिफ साहब, ये बताइएगा कि बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि मुक़द्दस जो जगह है खाना काबा या मदीना मुनव्वरा वो लोग वहाँ पे जाएं। हमने देखा कि इंडिया से भी एक भाई हमारे जो थे वो पैदल उन्होंने सफ़र किया, फिर पाकिस्तान से एक भाई थे उन्होंने सफ़र किया। आप मुझे ये बताइएगा कि लाइक बाइक पे अगर हम जाना चाह रहे हैं उम्रा करने के लिए, राइट, तो उसका कितने टोटल रास्ते हो सकते हैं या किस किस वे से हम जो है वो जा सकते हैं? जी इसके जो है ना टोटल 8 रास्ते हैं। स्पेसिफिकली आप अगर उम्रा करने जा रहे हैं, इनमें कोई 5 रास्ते हैं जो कि खुले हुए हैं, एक रास्ता है जो कि सबसे शॉर्ट है और उसके ऊपर काम चल रहा है और उम्मीद है कि अक्टूबर नवंबर तक वो भी खुल जाए। और 2 रास्ते हैं जो कि बंद हैं। इनमें जो 2 रास्ते जो बंद हैं वो है कि आपके पास आप ईरान से इराक और कुवैत से सऊदीया जाएं, तो कुवैत पाकिस्तानीज़ को वीज़ा नहीं देता। उसकी सम जो है ना वो बड़ी डिस्करेज करने वाली स्टोरीज़ हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। और दूसरा रास्ता जो है कि वो इराक से आप डायरेक्ट सऊदीया में भी नहीं इंटर हो सकते, क्योंकि उनके बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आपको ये इजाज़त ही नहीं है कि ना आप सऊदीया से वहाँ पे इंटर हो सकते हैं, ना इधर इराक से उधर इंटर हो सकते हैं, यानी कि इधर से एंट्री एग्ज़िट दोनों तरफ बंद है। ये 2 रास्ते ब्लॉक हैं। एक रास्ता जो कि सबसे शॉर्ट है और सबसे बेहतरीन है, उसके ऊपर काम चल रहा है। उम्मीद है कि इन दोनों ममालिक में जिस तरह सफारती सतह पर अभी काम चल रहा है, अभी सऊदी जो बादशाह हैं उन्होंने सऊदी जो ईरानी जो है सदर,
इनको उन्होंने इनवाइट किया है, तो इनके अगर वहाँ पे सफारत खाने खुल जाते हैं तो उम्मीद है कि बूशहर और बंदर लंगा से डायरेक्ट दमाम के लिए फेरी चल जाए, तो ये सबसे शॉर्ट रास्ता होगा। बाकी जो 5 रास्ते इसमें आ रह जाते हैं उनमें एक है कि आप इनकी जो बंदर अब्बास की बाहनौर जो है वो बंदर अब्बास वो पोर्ट है, बाहनौर पोर्ट से, बूशहर से, बंदर लंगा से और नेक शहर से, यहाँ से इनकी फेरीज चलती हैं जो कि बहरीन से आप सऊदी अरब जा सकते हैं, ईरान से कतर से आप सऊदी अरब जा सकते हैं, ईरान से दुबई या शारजा से होकर आप सऊदी अरब जा सकते हैं, ईरान से आप ओमान से होते हुए आप सऊदी अरब इंटर हो सकते हैं। तो ये वो रास्ते हैं। ज़बरदस्त काशिफ साहब, आपने 8 रास्ते बताए और उनमें की भी आपने प्रॉपर डिटेल बताई कि कौन कौन से ओपन है और कौन कौन से नहीं हैं, और जो ओपन नहीं है उनकी वजह क्या है। दूसरा, आप मुझे ये बताइएगा, आपने फेरी का भी जो है अभी डिस्कशन की है। अब फेरी के थ्रू अगर हम लेके जाते हैं बाइक अपनी, तो उसके क्या कुछ एक्सपेंडिचर है? नॉर्मली लोगों के माइंड में ये होता है जैसे ग्रीस में वाक़या होता है कि पानी काफ़ी ज़्यादा उनकी उसकी लहरें होती हैं, तो अनप्रिडिक्टेबल जो है वो माइंड में ख़यालात आते हैं। तो इसके बारे में आप हमें गाइड कीजिएगा। जी, इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि हालात के साथ साथ क्योंकि हमारी करेंसी डीवैल्यू हो रही है तो ये थोड़ा महंगा होता जा रहा है। तो एक्चुअली मैं अगर किसी को रिकमेंड करूंगा ना तो $5,000 मिनिमम आपके पास होने चाहिए, आपकी जेब खर्च, आपके लगे चाहे $2,000, लेकिन वहाँ पे आप जाके फंसे ना। इसलिए तो फेरी का जो खर्चा है वो $500 से $600 तक है, और ये 250 किलोमीटर का सफ़र है जो कि 8 घंटे में तय होता है। और इसमें सस्ता भी है, अगर आप वेज़ल के थ्रू कार्गो करवाते हैं तो वो आपका तकरीबन कोई $200 में हो जाता है। तो इतना खर्चा है। और बाकी रही बात कि जिस तरह जी के वो यूनान की कश्तियों में गैर कानूनी तौर पे जाते हैं, वैसा नहीं है स्टाइल। ये ऐसे ही जैसे आप लग्जरी किसी एयरप्लेन में बैठे हुए हैं, आपको खाना भी सर्व किया जाता है, आप आउटिंग के लिए बाहर उसके डेक पे भी जा सकते हैं, ओपन माहौल के अंदर आप जो है ना वो तस्वीर भी बना सकते हैं, सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। तो वो फेरी ये अलग है, ये पैसेंजर फेरी है, इसकी कार्गो भी होती साथ, ठीक है। लेकिन कार्गो वेज़ल एक अलग चीज़ है, उसमें आप पैसेंजर नहीं उसमें जा सकते, उसमें कार्गो का सामान होता है, वो ज़रा सस्ता होता है $200। और अगर आप इसमें जाते हैं इसमें आपकी अपनी टिकट भी इंक्लूड है। अगर आप ये सारा, हाँ इसमें बचत हो सकती है कि अगर आप एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं तो अपना हिस्सा रखता है, वो $500-600 हो जाए तो उसमें उसकी फ़ीस भी होती है। अगर आपको लैंग्वेज हर्डल ना महसूस हो, अगर आपको पर्शियन आती है या थोड़ी भी हर्डल आप कर लें तो बेहतरीन है कि आप खुद करें, तो आपके मेरे ख्याल में कोई $300 से अबव नहीं लगेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा काशिफ साहब, आपने मुख्तलिफ जो हैं वो बॉर्डर्स क्रॉस किए बाइक के ऊपर, इसमें क्या कोई मुश्किलात नहीं पेश आई आपको? जी, इसमें मुश्किलात एज ए सच कुछ इतनी है नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी मुश्किलात देखी हुई हैं ना, तो जिस तरह के हमारे नौजवान के ऊपर बर्डनाइज किया हुआ है जिम्मेदारियों ने, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान से ज़्यादा कहीं मुश्किलात हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे बॉर्डर्स के ऊपर लोग कोऑपरेटिव हैं, और जब आप एज ए टूरिस्ट कहीं जाते हैं तो आप अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं, तो लोग भी आपको उसी अंदाज के साथ वेलकम करते हैं। तो मेरा तजर्बा तो बहुत अच्छा रहा है तमाम बॉर्डर्स के ऊपर। यूजुअली हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि वर्स्ट थर्ड पासपोर्ट भी है इन द वर्ल्ड जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो जब पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप ट्रैवल करते हैं या लोग देखते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, तो उस हवाले से कोई मुश्किलात आपको आती हैं या इजीली ये चीज़ें भी कवर हो जाती हैं? जी, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसमें कुछ इशू आ जाते हैं, जैसे आपको वीज़ा इशू हो जाता है, ठीक है, कि आपको वीज़ा नहीं मिलता। तो ये चीज़ें कुछ हैं, ये जो है ना वो चीज़ें माननी पड़ेंगी इसके ऊपर। जैसे कि हमारे पास इराक़ का स्टिकर वीज़ा था, तो हम अरर बॉर्डर के ऊपर सऊदी अरब से इराक़ में इंटर होने के लिए बैठे रहे, लेकिन हमें वहाँ पे दाखिला नहीं मिला। तो इस तरह के हैं, चीज़ें हैं। कुछ हमारे साथी थे जिनके साथ ये हुआ कि उनके वीज़े रिजेक्ट हो गए। तो ये कुछ चीज़ें मल्टीपल हैं जो कि जो है ना समझ लें आपके मुश्किलात की जो है ना वजह बनती हैं। बाकी ट्रैवल पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा करते हैं, ट्रैवल आप कर सकते हैं, तो फिर आपके पास पैसा खुला हो, वीज़ा रिजेक्ट हो, दोबारा अप्लाई कर लें फिर। अच्छा, बाइक पे माशाल्लाह आपने बताया कि आप गए सऊदी अरब, आपने उम्रा भी जो है वो किया। आपने कितने उम्रे किए और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने क्या-क्या वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो देखी सऊदी अरेबिया में? जी, सऊदी अरब के हवाले से तो इतना कहूँगा, जितना सऊदी अरब इन 2 आँखों से देखा जा सकता है ना, उतना देखा है।
इतना सऊदी अरब के लोगों ने नहीं सऊदीया देखा जितना अल्लाह ने मुझे दिखाया है। जबरदस्त। और इसमें मेरे टोटल 10 उम्रे थे। एक उम्रा मेरा रमज़ानुल मुबारक में था, और नजरान यमन बॉर्डर से लेके पूरा सऊदी अरब की पट्टी आप समझ लें कि सामने डिजबूटी भी है, इथोपिया भी है, साउथ सूडान है, नॉर्थ सूडान है, मिस्र भी है, फिर इज़राइल और हगल तक, ये उर्दन तक, ठीक है। उर्दन से फिर इराक बॉर्डर सारा, कुवैत वाली साइड, बहरीन, इसके अलावा कतर वाली साइड, ओमान वाला सारा, दुबई वाला एरिया, फिर इसके अंदर से आप कसीम चले जाएं, हाइल है, ठीक है, फिर अरर है, अल हफूफ है, तबूक है, न्योम है, शर्मा है, अलबद है, जम्बो है, अलफ़करा पास है, मदीना मुनव्वरा है, जद्दा है, मक्का है, बदर है, उसके अलावा ताइफ है, अलबाहा है, अबहा है, खमीस मशीत है, अल-नसूस है, इसके अलावा फिर आप अल-खरज है, रियाद है, ठीक है, फिर बुकैक है, फिर अल-हफूफ है, अल-हसा है, अल-इमरान है, दमाम है, अल-जुबैल है, ठीक है। तो वो इसके बाद हरफल बातन है, अल-हसा है, मैं तो नाम लेता जाऊंगा, लेकिन ये जिस तरह मैंने कवर किया ना, ये तमाम सऊदीया के बॉर्डर जो है ना वो कवर हो जाते हैं इसके अंदर। तो ये जो सऊदीया को जानता उसको अंदाज़ा हो गया है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ज़बरदस्त काशिफ़ साहब, आपने काफ़ी ज़्यादा नाम लिए, और इतने तो यूजुअली हो सकता है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने भी इस तरह से जो है वो ट्रैवल ना किया हो जिस तरह से आपने ट्रैवल किया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यूजुअली एक माइंड में एक चीज़ ऐसी आती है कि मोस्टली पाकिस्तानी इंडियंस, बांग्लादेशी जाते हैं वहाँ पे लेबर कैटेगरी के अंदर, और वो कहते हैं कि कोई बहुत अच्छा उनके साथ रवैया नहीं रखा जाता। आप गए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एज ए टूरिस्ट मैं इस चीज़ को देखता हूँ। जब आप कहीं बाहर के मुल्क में जाते हैं ना, तो आपने ये भी स्टेटस देखना होता है कि आपके लोगों का वहाँ पे क्या स्टेटस है। हमारे लोग ज़्यादातर वहाँ पे लेबर के लिए जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा अछूता तजर्बा था ये कि पाकिस्तानी एज ए टूरिस्ट आए हैं। उन्होंने हमारा वेलकम ऐसा किया है कि मैं समझता हूँ कि दुनिया में अगर कोई दूसरी मेहमान तरीन कौम है ना, तो वो सऊदीज़ हैं। सही। पहली अगर मुझसे पूछें तो पहली पाकिस्तानी है, इन जैसा कोई नहीं है। ये आपको जानने पीछे बगैर ही जो है ना वो आपको अपना सब कुछ बेतकल्लुफ़ हो जाते हैं आपके साथ। दूसरी सऊदीज़ हैं, तो लव सऊदीज़। अरबों के अंदर सऊदीज़ का कोई मुकाबला नहीं, उनकी मेहमान नवाजी का, उनके रहन सहन का, उनके ठाट बाट का, और उनकी दोस्ती का, वो दोस्ती निभाते हैं। काशिफ़ साहब, जैसे आपने बताया कि अप्रोक्सीमेटली $5000 जो हैं एक होने चाहिए सफ़र को तय करने के लिए। अच्छा, इसमें आप ये बताइए कि इस बजट के अंदर रहते हुए मज़ीद हम खर्चे को कैसे कम कर सकते हैं? रिहाइश, खाना, व्हाटएवर जो भी ट्रैवलिंग है। जी, इसमें हर मुल्क का ना डिफरेंट सिनेरियो है। ईरान का अगर आपको मैं बोलूँ तो आपका खर्चा कम हो सकता है। पहले तो है कि आप अपना जो है ना वो कैंप अपना उठाएं। ईरान के अंदर 5 किस्म की रिहाइशें हैं, ठीक है। नंबर 1 ये है कि आप लग्जरी जो है ना वो वहाँ पे होटल 7 स्टार 5 स्टार आपको मिल जाते हैं। वो पाकिस्तानी कोई 7000 से 16000 तक के अंदर जो है ना आपको मिल जाता है। ये एक स्टाइल है, आपने अगर रहना है पर नाइट। पर नाइट। इसके अलावा दूसरे नंबर पे एक उनका जहांगीरदी होटल है, जिसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, और वो यूँ समझ लें कि जैसे हमारा PTDC है या TDCP के होटल है, इसी तरह का उनका एक चेन है पूरी हर शहर के अंदर। तो उनका जो है ना प्राइस रेंज है 5000 पाकिस्तानी से 9000 तक, ठीक है। इसमें जो तीसरी कैटेगरी आ जाती है रहाइश की, वो है इनके कारवान सराय, जिसको हम मुसाफिर खाना उर्दू में बोलते हैं। कारवान सराय वो उन्होंने डेवलप किए हुए एज ए टूरिज्म के लिहाज से, बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर में जैसे अचमेंडस दौर में, या फिर जो है ना वो साइरस द ग्रेट की दौर में जो है ना वो, या फिर जो है ना काजार दौर के अंदर जिस तरह उनकी डेंसिटी थी, उनकी सल्तनतें थी, उस ज़माने उसी हवाले से उन्होंने तैयार किए हुए। उनकी जो है ना ये 5000 से लेकर 15000 तक पर नाइट है। चौथी इसमें जो कंडीशन आ जाती है वो है उनके हॉस्टल। हॉस्टल के अंदर आप $10 पर नाइट, आप $5 पर नाइट और $20 पर नाइट भी रह सकते हैं। हॉस्टल उनके आम हर शहरों में मौजूद हैं। 5वीं उनमें जो चीज़ है वो पूरे ईरान में आपको मिल जाएगी, वो है पेइंग गेस्ट। आप किसी के पास भी चले जाएं, आप कॉल सर्फिंग यूज़ करें, आप जो है ना वो iOverland यूज़ करें, ये ऐप्स हैं ये आप यूज़ करें, अपने ट्रिप को इनके अंदर डालें। जिस मुल्क में भी जाना है तो लोग आपको मेहमान नवाजी के लिए तैयार बैठे। ये था ईरान का। आगे जिस तरह दुबई है, ओमान है, सऊदी अरब है, बाकी उर्दन वगैरह, इराक है, और जो बाकी दीगर ममालिक, वहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं,
आपको कैंपिंग भी मिल सकती है। ईरान में भी इसी तरह की रहाइश है कि आपको हर जो है ना वो जो भी रेस्ट एरिया है ना वहाँ पे आपको कैंपिंग मिल सकती है। यह पाकिस्तान की तरह के रेस्ट एरिया नहीं है। वहाँ पे रेस्ट एरिया जो है वहाँ पे सोक बाज़ार भी हैं, वहाँ पे फ्यूल चेंज करने की मार्केट्स भी हैं, वहाँ पे जो है ना होटल भी हैं, वहाँ पे जो है ना ताम भी हैं यानी कि खाने के होटल भी हैं। तो इस तरह वहाँ पे कैंपिंग के लिए आप जिधर मर्जी आप कैंपिंग कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ये आप एक तो एक खर्चा इधर से बचा सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी टच करें, सोशल मीडिया को यूज़ करें। ठीक है, अगर आप अरब ममालिक में सफ़र कर रहे हैं तो स्नैपचैट अकाउंट आपका लाजमी होना चाहिए। वो लोग स्नैपचैट पे बहुत हैं, इंस्टाग्राम पे हों आप तो उस पर स्टोरीज डालते जाएं तो लोग आपको होस्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, आपको आपका इधर से भी खर्चा बच जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो लोग आपको वैसे ही बाइक पे रोक रोक के आपको खजूरें भी देंगे, आपको चॉकलेट्स भी देंगे। मुझे याद है अबू मोहम्मद अपनी बेगम के साथ था, अबू अजरम उर्दन बॉर्डर के साथ ही एक शहर है, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे रोका और मुझे बाकायदा उन्होंने रोक के और मुझे कहवा पिलाया, अपनी बेगम से तारुफ करवाया। ठीक है, कहा जी कि हम कैंपिंग करने जा रहे हैं, काफ़ी लेडीज़ थी साथ। तो मैंने कहा जी मैं तो जा रहा हूँ दोमतुल जंदल, तो आपका वे डिफरेंट है बिल्कुल, एक जो है ना वो डिफरेंट शेप में जा रहे हैं हम। तो बारह उनसे कावा शावा पिया। वो यानी कि कहने की बात है कि आप जहाँ भी रुकेंगे ना आपको कोई ना कोई मेहमान नवाज बाइक को देख कर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपने खर्चा आपकी अपनी ऊपर आपने बचाना, मैंने आपको बता दिया, इस तरह बच सकता है। ज़बरदस्त। काशिफ साहब ये बताइएगा कि जैसे कि आपने बताया कि 70 पे भी जा सकती हैं, 1 to 5 पे भी जा सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने ये भी बताया कि अभी इस बारे में कहा जा रहा है कि 200 सीसी से कम बाइक जो है वो नहीं लेके जा सकते। अच्छा, बाइक का आप बताइएगा कि मिनिमम कितनी कैटेगरी होनी चाहिए, किस किस बाइक पे जो है हम इजीली वो सफ़र तय कर सकते हैं? जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जो आपका कंफर्ट जोन है ना, जो बाइक आपको जिसमें आप कंफर्ट महसूस करते हैं, वो 70 हो 1 to 5 हो, कोई इशू नहीं है, बाइक सारी जा सकती हैं। बाइक नहीं जाती, राइडर लेके जाता है, राइडर जाता है। लेकिन एक लम्हा फिक्रिया है कि अदारों की पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं। पहले था कि आप 1 to 5 पे भी सफ़र कर लें, जिन्होंने कर लिया सो कर लिया, लेकिन अभी उन्होंने मिनिमम 200 सीसी कर दिया है। तो अब देखें वो अलाउ करते हैं कि नहीं 150 को या 1 to 5 को। लेकिन अभी उन्होंने जो हाल ही में अभी तय हुआ है, 15 दिन पहले का है नोटिफिकेशन, कि मिनिमम 200 सीसी को इजाज़त देंगे। तो मेरा मानना है कि 200 सीसी ठीक है, बाइक थोड़ी सी पावरफुल होती है और उसका जो है ना फ्यूल एवरेज भी उसकी अच्छी होती है, तो कंफर्ट जोन भी उसका छोटी बाइक की निस्बत बेहतर होता है, तो वो आपको थकाएगी भी नहीं। तो अगर आपको लॉन्ग राइड मारनी भी पड़ जाए तो बड़े बड़े अजूबे भी बीच में हैं, तो आप वहाँ पे तंग नहीं होंगे। अच्छा काशिफ साहब, नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट आता है कि अगर बाय एयर हम ट्रैवल करें तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है रेदर देन कि हम बाइक पे जाएं, उसमें पेट्रोल बहुत ज़्यादा लग जाता है। लोगों का एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है। तो आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान में यूजुअली जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, और अगर इसी तरह हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया या फर्दर जो अरब ममालिक हैं, तो वहाँ पे जो है वो क्या प्राइस है उसकी पेट्रोल की, और क्या उसमें एक्सपेंडिचर्स जो है वो आते हैं? ये मैं आपको बताता हूँ जी कि मेरा टोटल पेट्रोल लगा है 97,037 रुपये का। ठीक है, और उसमें से कुछ 27,000 का ना मेरा पाकिस्तान में लगा है, ताफ्तान जाने का, ताफ्तान से वापस आने का। ठीक है, और यानी कि समझ लें कि 13,500 समथिंग का ना एक साइड का पेट्रोल लगा है। तो बाकी ममालिक, तमाम ममालिक में पाकिस्तान में सबसे सस्ता है। ईरान के अंदर कोई पेट्रोल समझ लें कि आप के $1 से भी कम कीमत में टंकी फुल हो जाती थी। ठीक है, यानी कि 10-15 रुपये लीटर, इस तरह समझ लें आप। दुबई के अंदर था 160 रुपये लीटर। तो ये तब की बात बता रहा हूँ जब पाकिस्तान में 270 रुपये लीटर था। और सऊदी अरब में था 145 रुपये लीटर, ओमान में था कोई 170 रुपये लीटर। ठीक है, तो पाकिस्तान की निस्बत तमाम ममालिक में पेट्रोल सस्ता है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने बहुत से जो बॉर्डर्स हैं वो क्रॉस किए हैं, उसमें आपने ये भी बताया कि काफ़ी मेहमान नवाज जो लोग हैं, कोई एक ऐसा वाक़या या कोई आपके माइंड में कोई ऐसी मेहमान नवाजी हो जो रह गई और आप चाह रहे हो कि आप हमारे साथ उसे जो है वो शेयर करें? जी जी बिल्कुल, मेहमान नवाजी के लिहाज से सऊदियों का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो उनकी मेहमान नवाजी जो है ना वो हम आज भी मिस करते हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी हो या सऊदीज़ हों। तो सऊदीया एक ऐसा खित्ता है जिसको अल्लाह ने मेहमान नवाजी से ना नवाजा हुआ है।
वो मैं चाहूँगा मैं दोबारा वहाँ जाऊँ, तो उनकी जो है ना मेहमान नवाज़ी को दोबारा एंजॉय करूँ। अच्छा, यूजुअली होता ये है कि आप सफ़र करते हैं, उसमें दिन भी होती है, रात भी होती है, बारिश भी होती है, आंधी भी होती है, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है। तो कोई एक ऐसा वाक़या, ख़तरनाक वाक़या आपके जो है वो आपने एक्सपीरियंस किया हो? जी, इसमें वाक़यात तो 2-3 हैं, लेकिन मौसम की आपने बात की तो मैं 2 आपको वाक़यात बताता हूँ। एक तो ये है कि हम जब ज़ाहदान में पहुँचे, तो रात का वक़्त था और कोई -7 से 8 डिग्री था। तो इसके लिए मैं इक्विपमेंट की अलग से हमारी नशिस्त होगी, उसमें मैं इक्विपमेंट बताऊँगा आपने किस तरह सर्दी से बचना है, तो वो जो-जो चीज़ें चाहिए वो अलग से टॉपिक है। अच्छा, वहाँ पे ये था कि मैं अभी वो दिन के 11 बज रहे थे अगले दिन, तो मैंने ऐसे बोतल रखी अपनी बाइक के ऊपर, तो ज़रा अंदर गया हूँ तो 5 मिनट बाहर आए हैं तो वो बर्फ़ की जमी हुई थी। तो इस तरह का मौसम भी देखा है और ऐसा मौसम भी देखा है कि रुबुल खाली जो सराय नजद है, सऊदी अरब का एम्प्टी क्वार्टर है, कि वहाँ पे हमने सुबह जब निकले हैं तो 15 सेंटीग्रेड था और जब दोपहर हुई है तो वहाँ पे 38 सेंटीग्रेड सेल्सियस था। तो इस तरह की गर्मी भी, इवन कि मुझे सनबर्न भी हुआ। तो ये एक तो ये है एक्सपीरियंस है मौसम के लिहाज से। हाँ, एक और बड़ा अजीब तजर्बा था कि मैं एक अर्दा नामी एक सहरा है, सहराए अर्दा सऊदी अरब का, वो कोई अलुला से कोई 200-250 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पे एक रॉक थी अल नस्रा रॉक, वो परफेक्टली कट रॉक है बिल्कुल दरमियान से। तो उसको देखने के लिए मैंने अपने जब मैप से देखा तो मैंने कहा ये बस ऐसे कोई 1-1.5 किलोमीटर दूर है, तो मैं चलो पैदल ही कर आता हूँ, क्योंकि टीले थे, मैं पहले भी जो है ना थक चुका था बाइक रेत में चला चला के, तो मैंने बाइक रोड पे छोड़ा और पैदल मैंने सफ़र शुरू कर दिया। और जब वहाँ पे मैं निकलता निकलता जब मैं गया तो मैं रास्ता भी भटका, देख रहा हूँ वहाँ पे ना तो सिग्नल थे ना जीपीएस काम कर रहा था, तो बड़ा इशू बना। लेकिन बहरहाल मैंने वो रॉक जो है ना वो तलाश कर ली, लेकिन मेरे पास एक ही बोतल थी पानी की, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था मुझे इतना टाइम लग जाएगा। कुछ 4 घंटे के बाद मैं वहाँ पहुँचा, उसको मैंने एक्सप्लोर किया, मुझे बड़ा मज़ा आया। वो कटिंग रॉक मैंने देखी, वहाँ पे बेबी एलिफेंट रॉक भी है, गोरिल्ला रॉक भी है, काफ़ी रॉक्स हैं। तो पूरे उसका एक ओपन म्यूज़ियम है। जब वहाँ पे मेरी वापसी हुई तो मुझे रास्ते का अंदाज़ा ना हुआ, तो मैं वहाँ पे बैठ गया। अब चट्टान के साए में बैठा हुआ हूँ, गर्मी शिद्दत है, पानी ख़त्म हो गया। मुझे ये था कि लो भैया आज तो मैं गया। मेरे माइंड में ये था कि चलें कोई आएगा शायद इस रॉक को देखने आए तो मैं उसके साथ कोई लिफ्ट ले लूँगा, या फिर शाम होगी तो रेत ठंडी होगी तो फिर मैं ट्रैवल करूँगा ताकि मुझे प्यास तंग ना करे। वो साया तो वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो थोड़ी देर बाद मुझे कहीं से इंजन की आवाज़ आती है, क्योंकि स्टार्ट हुआ इंजन। तो लेकिन मैं इधर उधर देखता हूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आता, तो मैं समझता हूँ कि शायद ऐसे मेरा वहम है। लेकिन बहरहाल मैं उस चट्टान के नीचे बैठा रहा, चट्टान को देखता रहा। वहाँ पे क्योंकि हवा चल रही थी लेकिन मैं चट्टान की छाँव में था, तो मुझे लगा कि ले भी आज तेरा आखिरी दिन है, वापसी तेरे से होनी ना अगर कोई ना आया तो। फिर मुझे इंजन की आवाज़ आती है, तो मुझे लगता है कि शायद कोई गैर नज़र आने वाली चीज़ें जो है ना वो शरारत कर रही हैं। मुझे कुछ उसके बाद सुनाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर मुझे इंजन की आवाज़ सुनाई देती है और फिर रेत भी उड़ती है। तो वो रेत जिस तरफ हवा से उड़ के आ रही होती है ना, तो मैं उस चट्टान की तरफ चला जाता हूँ। तो जाके देखता हूँ पीछे एक जर्मन कपल अपने कारवान के ऊपर जो है ना वो खड़ा, वो उनकी गाड़ी रेत में फंसी हुई है। और मैं उनके पास गया हूँ, मैंने उनसे पानी मांगा है फ़ौरन। वो मुझे देख के हैरान हुए, किधर आए हो? मैंने उनको बताया जी मैं इस तरह गया पानी, मैंने कहा एक बोतल थी। कहते तुम पागल हो कि तुम इतनी दूर पैदल चल के आ गए हो, बाइक पे आ जाते ऐसे फलां। मैंने कहा बड़ा अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने मुझे पानी दिया, चॉकलेट्स दी, उन्होंने मुझे डेट्स दी। फिर उन्होंने कहा जी धक्का लगाएं। मैंने उसकी बेगम के साथ अभी मैंने हाथ ही रखा, मैंने ज़ोर नहीं लगाया। उसने जो है ना वो गियर में डाल के गाड़ी गई, उनका कारवान वो निकल गया। वो तो फंसा ही नहीं हुआ था, वो कुदरती तौर पे अल्लाह ने मेरे लिए फंसाया हुआ था कि मैंने वहाँ पहुँचना था, मुझे पानी मिलना था, तो मेरे जान में जान आनी थी। तो वो निकला है, तो उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी, तो बाइक तक उन्होंने मुझे जो है ना पहुँचा दिया। तो ये एक अजब तजर्बा था। अच्छा काशी साहब, यूजुअली होता ये है कि जब लाहौर में आप कहीं पे या विद इन पाकिस्तान किसी हिस्टोरिकल प्लेस की आप जाते हैं, आप वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं या इमेजेस लेने की कोशिश करते हैं, तो यूजुअली एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार जो सिक्योरिटी वाले हैं वो आपको मना कर देते हैं कि नहीं भाई यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, आप यहाँ पे वीडियो ना बनाएं, आप आगे चलें। इस तरह का कुछ बिहेवियर जो है वो यूजुअली फेस करना पड़ता है। और बहुत से व्लॉगर्स हैं, उनकी ये भी होता है कि यार हमें ड्रोन जो है वो उड़ाने नहीं दिया जाता, और जब तक हम पोर्ट्रे नहीं करेंगे पाकिस्तान की इस इमेज को तो दुनिया कैसे जो है वो देखेगी। एक लेटेस्ट ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है,
तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपने मुख्तलिफ़ ममालिक का सफ़र किया है, क्या वहाँ पे भी कोई यही मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? और स्पेशली ड्रोन के हवाले से आपने हमें लाज़मी बताना है। पाकिस्तान में होता ये है कि जब आपने जो है वो ड्रोन आप उड़ाने लगते हैं, वो कहते हैं कि भई आप पहले इस डिपार्टमेंट से परमिशन लें, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से, और वो ऐसा ही होता है कि बस कि लाइक ज़लील बंदा ना हो जाता है। अगर हम कंपेयर करें दीगर ममालिक से तो उस हवाले से आप अब बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त आपका सवाल है। पाकिस्तानी कम्युनिटी इस लिहाज से थोड़ी सी जाहल है। जो ऊपर बैठे हुए हैं लोग, उनको नहीं अंदाज़ा कि ये कोई फिल्म आएगा तो इसकी प्रमोशन होगी ना। बाहर की दुनिया में ये वन विंडो ऑपरेशन है। सऊदी अरब के अंदर मैंने देखा है कि 3 जगह पे आपको परमिशन की जो है ना वो इजाज़त लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। उसमें एक नियम है, दूसरा मक्का और मदीना, वो एहतरामन है, और नियम का थोड़ा सा उनका डिस्क्लोज ना हो जाए। तो ये नहीं है कि वहाँ पे मैंने देखा है वहाँ पे लोग ड्रोन उड़ाते हैं, फुटेजेस भी हैं, कोई इशू नहीं है। आप पूरी दुनिया में जिधर ओमान में चाहें, जिधर चाहें आप ड्रोन उड़ा सकते हैं, ड्रोन से जो है ना वो फिल्मा सकते हैं। ये तो देखें, तभी तो उनका टूरिज्म प्रमोट हो रहा है ना, तो इसमें कोई इशू नहीं है। मेरा ख्याल है ये तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को भी सोचना चाहिए, ठीक है, कि इसको अगर आपने प्रमोट करना है तो इसको फ्री हैंड दें। फिर ड्रोन उड़ाएं, ड्रोन से क्या होगा, उड़ाना चाहिए, कोई इशू नहीं है। आपने एक जगह पे जाना है, एप्लीकेशन देनी है, अपना पासपोर्ट देना है, जी मैं ये मेरा कैमरा है और मैं तस्वीरें बनाना चाहता हूँ, तो वो आपको इजाज़त है। आप ड्रोन भी उड़ा सकते हैं मस्जिद नबी में, ठीक है, मक्का के हदूद में भी उड़ा सकते हैं, ठीक है, और बाकायदा लोगों की फुटेजेस हैं। अच्छा कासिफ साहब, एक दो टर्म्स बहुत यूज़ होती हैं, वीज़ा इंश्योरेंस और बॉर्डर इंश्योरेंस। इसमें अगर डिफरेंशिएट हम करना चाहें तो आप कैसे करेंगे? जी, वीज़ा इंश्योरेंस और बॉर्डर इंश्योरेंस जो चीज़ें ना, ये दो अलग चीज़ें हैं। याद रखिएगा कि ईरान में एंट्री के वक्त आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती, आपको वो ऑलरेडी हमारी पेड होती है, ठीक है। वीज़ा इंश्योरेंस ये होता है कि आपका वीज़ा इंश्योर हो रहा है, वो आपका एजेंट उसकी इंश्योरेंस करता है कि जी ये बंदा इतने दिन रहेगा, इससे पहले ये निकलेगा, वो इंश्योरेंस होती है उसके बिहाफ पे। लेकिन हाँ, बॉर्डर इंश्योरेंस की थोड़ी डिफरेंट है। अभी अगर आपका वीज़ा अबू धाबी से है ना, तो सऊदीया में एंट्री के वक्त आपकी बॉर्डर इंश्योरेंस फीस नहीं लगेगी। और अगर आपका जो वीज़ा शारजा से या दुबई से इशू है तो आपकी बॉर्डर इंश्योरेंस फीस लगेगी, जो कि 30 दिरहम से लेके 200 दिरहम तक है, ठीक है। इसी तरह सऊदीया से जब आप बॉर्डर इंटर करेंगे तो वहाँ पे भी आपको 150 से 200 दिरहम आपको देना पड़ेगा। जब आप सऊदीया में इंटर हो जाएंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि वो आप अगर 55 रियाल 60 रियाल लेते हैं, वो 1 वीक की इंश्योरेंस है, 104 रियाल की 2 वीक की इंश्योरेंस है। ये आपने ज़हन में रखना है कि वो इंश्योरेंस के ऊपर 15% जो है ना वो टैक्स भी है गवर्नमेंट का। तो इसी तरह ओमान के अंदर भी इंश्योरेंस लगती है, वो 150 रियाल है, वो इंश्योरेंस है, वो सऊदी रियाल समझ लें, ठीक है, ओमानी 15 रियाल। तो इंश्योरेंस हर बॉर्डर के ऊपर डिफरेंट है। इसमें आपको एक और चीज़ बता दूं कि जितने भी मेरे ट्रैवलर दोस्त हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रैवल का शौक़ रखते हैं, वो क्रेडिट कार्ड को लाजमी रखें। कई जगह पे ऐसे है कि बॉर्डर इंश्योरेंस फीस जो है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू है, 30 रियाल या 30 दिरहम या $30। अगर आप कैश देंगे तो वो $200 है या 100 रियाल है या 200 दिरहम है, इस तरह है। तो कई जगह के आपका जो क्रेडिट कार्ड है ना वो वैलिड है और वो चलता भी है और आपकी बचत भी होती है। जैसे मैं आपकी एक और मिसाल आपको देता हूँ कि मैं अलूला गया, मैं तैमा गया, मैं अलहसा गया, ठीक है, अलकारा माउंटेन देखने में, कोमेनू का जो अजाब वाला एरिया है, तो वहाँ पे टिकट्स हैं 60 रियाल की, 95 रियाल की समथिंग, इस तरह। तो वो कैश में नहीं है, वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू है। तो क्रेडिट कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। माशाल्लाह बहुत ही इंटरेक्टिव और इंफॉर्मेशनल जो है वो हमारी ये बैठक रही। अच्छा मैं ये चाह रहा हूँ कि हम मज़ीद इस तरह की बातें करते रहें, लेकिन हम करेंगे ये कि हम इसके मुख्तलिफ पार्ट्स जो है मज़ीद बना देंगे। हम आप लोगों से भी चाहेंगे कि आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग हमसे पूछें, और लेटर जो है पॉडकास्ट हम काशिफ साहब से स्पेशल जो है वो टाइम लेके मज़ीद आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस का भी जो है वो जवाब दें। बाकी काशिफ साहब, लास्ट हमारा क्वेश्चन जो है इस पॉडकास्ट का वो ये है कि अगर कोई शख्स इस वीडियो को देखने के बाद उसका माइंड ये है कि यार मैंने जाना है, मैंने भी इस तरह अक्रॉस दी बॉर्डर ट्रैवलिंग करनी है बाइक पे, तो उसके लिए अब क्या जो है वो नसीहत या मशवरा उसे दें? मैं जी इसके बारे में 2 बातें उसको कहूँगा कि जिस बाइक की उसको लेके जाना है उस पे आज से ही काम शुरू कर दे, ठीक है। इसमें जो एसेसरीज होंगी उसका हम अलग से एक करेंगे प्रोग्राम।
तो उसकी बाइक उसको तैयार करना शुरू कर दे, उसकी हेडलाइट्स, उसका टॉप बॉक्स, उसके साइड बॉक्सेस, ठीक है, उसके चेन्स वगैरह, उसकी स्पॉकेट्स है रियर एंड फ्रंट वगैरह, उसके बेरिंग वगैरह, ये चीज़ें है। इमरजेंसी किट भी इसमें होती है। एक तो बाइक को रेडी करना शुरू कर दे। दूसरे नंबर पे अपनी सेविंग जो है ना, वो रियाल, दिरहम, डॉलर, यूरो, इन 4 करेंसी में रखना शुरू कर दे। अगर मुझे याद है कि मैं जब गया था तो मुझे रियाल मिला था 58 रुपए का, और जब मैं वापस आया तो रियाल था 75 रुपये का। ठीक है, तो इतना फ़र्क है। तो बेहतर है कि अगर आपको जो करेंसी आज मिल रही है ना, उसको जमा करना शुरू कर दें, ठीक है। नहीं तो जिस तरह अगर रेट बढ़ रहा है, अगर 10 रुपये बढ़ते हैं, इसका मतलब आपके 10 रुपये कम हो गए, ठीक है। तो अगर आपने 10 रुपये रखे होंगे डॉलर या किसी भी गैर मुल्की करेंसी की शक्ल में, तो आपके 10 रुपये बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मेरा मशवरा यही है कि आप करेंसी को जो है ना वो रखना शुरू कर दें। जी, आज का हमारा सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव रहा, लेकिन मैं जो समझता हूँ मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या हैरानगी की बात ये है कि काशिफ़ साहब ये सारा चीज़ें मैनेज करें, लेकिन मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कि काशिफ़ साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक पीएचडी स्कॉलर हैं, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और एक गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं। इसके साथ साथ इनका पैशन है, इनका शौक़ है। हम यकीनन लाहौर के ख्वाबों के बारे में भी आपसे बात करेंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर पाकिस्तान भी जो मशहूर प्लेसेस हैं उन्हें एक्सप्लोर करेंगे, बल्कि आपको दिखाएंगे कि जनाब ये रियल फूड है। बहुत सी ऐसी प्लेसेस होती हैं जो फेमस है, वहाँ पे क्राउड होता है, लेकिन एक्चुअली टेस्ट बिल्कुल ही ज़ीरो होता है। वो तमाम जस्ट सोशल मीडिया की एक हाइप जो है वो होती है। काशिफ़ साहब को इतना माशाल्लाह खाने का शौक़ है और एक्सपीरियंस है कि इनके अपने प्रॉपर 2 रेस्टोरेंट्स हैं। जो गोश्त आपको ऑल ओवर पाकिस्तान नहीं ना मिलेगा, इंशाल्लाह काशिफ़ साहब के पास आपको लाज़मी मिलेगा। मैं यकीनन आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप लाज़मी जो है वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप लाज़मी हमसे पूछें, ताकि हम मज़ीद काशिफ़ साहब के साथ बैठ के मज़ीद इंफॉर्मेशन आपको जो है वो प्रोवाइड करें। इसके अलावा काशिफ़ साहब आप कुछ जो भी आप कहना चाह रहे हैं आप बताइए, उसके बाद हम इसको एंड करते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि सबसे बेहतरीन नशा जो है ना वो ट्रैवलिंग है। ट्रैवल इज़ नॉट रिवार्ड फॉर वर्किंग, इट्स एजुकेशन फॉर लिविंग। काशिफ़ साहब की एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इन्होंने बताया कि जितने भी अम्बिया कराम जो हैं, जिनके नाम कुरान पाक में है, अहादीस में है, या हमने यूजुअली सुने हैं, तो उन्होंने ट्रैवल किया है, इसी वजह से जो है वो लाइक फेमस हैं या प्रोमिनेंट हैं। तो काशिफ़ साहब आप अपने जो है अल्फाज में इस चीज़ को बताइएगा। जी जी बिल्कुल, ये फ़लसफ़ा है कि अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर जो है ना वो इस दुनिया के ऊपर भेजे हैं। उनमें से सिर्फ हमें जो नाम मिलते हैं वो 68 से कोई 78 या 80 तक हो जाता है। तो इन यही के नाम क्यों हमें पता है, बाकियों के अल्लाह को नाम क्यों नहीं हमें बताए गए, या क्या मामला है? तो इन सब के पीछे जो कॉमन चीज़ हमें नज़र आई ना वो एक थी, ठीक है, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ ट्रैवलिंग से है। तो अल्लाह ताला कुरान में भी कहते हैं सीरू फिल अर्ज़ी फंजुरू कई फ़कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, कि तुम फिरो मेरी ज़मीन पर और देखो मुझसे पहले मेरी जो कौमों ने मुझे जुटलाया है। यानी कि जो रियून्स हैं, ये जो कौमें तबाह कर दी गई हैं, वो अल्लाह ने रियून्स हमारे लिए बचाए हैं कि हमें तजस्सुस पैदा हो, हम उसको देखने के लिए जाएँ। ये भी एक ट्रैवलिंग का एक पैशन है। इसी तरह एक अम्बिया के अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि सब के अंदर ट्रैवलिंग थी, चाहे हिजरत की सूरत में है, चाहे तबलीग की सूरत में है, चाहे वो कारोबार की सूरत में है। हर नबी ने ट्रैवलिंग की है, चाहे वो बकरियां चराने की सूरत में है। जिस नबी ने ट्रैवलिंग की है उसका नाम मौजूद है। मेरा फ़लसफ़ा, मेरी मिथ ये कहती है कि ये इसमें जो एक मेन कॉमन जो है ना वो पॉइंट है वो सफ़र है। बिल्कुल, इसमें जो बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि जिन्होंने भी ट्रैवल करना है वो 4 किस्म के जो है ना वो अपने सेविंग डॉक्यूमेंट्स रखें, 4 जो है ना मूड्स के अंदर। उसमें एक है कि एक आप हर डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी कराएं, चाहे वीज़ा है, चाहे आपका जो है ना वो आईडी कार्ड है, चाहे पोलियो कार्ड है, चाहे कोविड कार्ड है, चाहे आपका जो है ना वो पासपोर्ट है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा तस्वीर भी होनी चाहिए। एक मूड ये है कि आपको हार्ड कॉपी आपके जो फ़ोटो कापियाँ हों,
दूसरे नंबर पे आपके मोबाइल के अंदर, जिसको आप फ़ौरन से निकाल सकें, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप अपनी ईमेल की स्टोरेज में इन सबको रखें, आपकी वीज़ाज़ हैं, आपके पासपोर्ट की कॉपी हैं, आपकी जो भी जितने भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं। चौथे नंबर पे आपके पास यूएसबी ड्राइव हो, उसके अंदर आपके पास रखें। यानी कि ये 4 किस्म की जो चीज़ें हैं ना, ये जो डाटा स्टोरेज जो काइंड्स हैं, इनके ऊपर आपका डाटा जो है ना वो स्टोर हो, ताकि किसी एक जगह भी आपको कोई एक चीज़ नहीं मिलती तो आप मोबाइल से निकाल सकते हैं। कोई चीज़ आपके बहुत नीचे आपने पैक करके रख दी है तो वो बता, इस तरह आपको मैं इंशाल्लाह एक डेमो भी दूंगा कि आपने बाइक के लेफ़्ट और राइट में क्या रखना है और टॉप बॉक्स में क्या रखना है, वज़न वाला सामान कहाँ रखना है और डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखने हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इससे ट्रैवलिंग आपकी मज़ीद आसान होगी।